हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौधरी। निर्भया केस में पवन गुप्ता की बात करें। पवन गुप्ता वही है 25 साल का फल बेचने वाला जो 26 दिसंबर को जिसने रेप केस किया था, वो उनमें से एक मुजरिम है। पवन गुप्ता ने भी अपने साथियों जैसा ही एक दावा किया कि मैं उस रात उस जगह मौजूद नहीं था। मैं अपने दोस्त विनय गुप्ता के साथ संगीत कार्यक्रम में गया हुआ था। पवन गुप्ता के पिताजी ने क्या कहा था पवन गुप्ता के बारे में? अदालत में बतौर गवाह पवन गुप्ता के पिताजी ने कहा, मेरा बेटा बेकसूर है, उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। पवन गुप्ता के फादर का नाम हरिलाल ने कहा कि मेरा बेटा उस दिन मैं दुकान बंद करके घर चला गया था। शराब पीकर खाना खाकर वो बगल में हो रहे संगीत प्रोग्राम को सुनने चला गया। पवन के पिताजी ने आगे भी कहा कि वह अपने रिश्तेदार के साथ पार्क में हो रहे संगीत प्रोग्राम में गए और पवन को अपने साथ लेकर आए। ये तो उनके पिता ने कहा। अब उनकी बहन क्या कहती है पूरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या बोला है उन्होंने। आप भी सुने जरा। पवन की बहन ने कहा कि मेरा भाई निर्दोष है, वो मुझसे 7 साल छोटा है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो नाबालिग था, पापा के साथ दुकान पर काम करता था। मेरी शादी 2012 में हुई और नवंबर 2012 में मेरी विदाई हुई और थोड़े दिन ये कांड हो गया। वो तो दुकान पे काम कर रहा था। मेरे पापा बीमार चल रहे हैं और माँ अपाहिज है, वो नहीं कर पाती काम वाम। मेरे पापा दुकान देखें क्या देखें, इसलिए मेरे भाई ने पापा की मदद करना चाहा और वो सुबह मंडी जाता, दिन में पापा की मदद करता। ये लोग सुबह जाते हैं, रात में 12 बजे आते हैं। हमारे यहाँ ग्राहक सुबह शाम आते हैं। हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम पानी भी पी लें, मतलब उन लोगों को। ये लोग जब सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात में 12 बजे आते हैं, तो ये कांड कब कर दिया पता नहीं। निर्भया के साथ गलत हुआ। निर्भया के दोषियों को पकड़ो ना, सत्य का साथ दो। मैं अपने भाई को अपने माँ बाप से ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि मैंने उसको पाला है, वो मुझसे छोटा है। मेरे माँ बाप के पास इधर टाइम नहीं था, समय नहीं था, लेकिन मैंने उसको पाला है। दूसरा, मेरे पापा का कहना है कि अगर उसकी गलती साबित हो जाए या सबूत ले आओ तो हम खुद उसको फांसी देंगे। यहाँ तक कि मैं उसकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। अगर उसके खिलाफ़ सबूत आ जाए तो मैं पब्लिक के सामने उसको फांसी खुद दूंगी। मेरा भाई बेगुनाह है, सत्य का साथ दो। जिसने जो किया है उसको नहीं पकड़ोगे, जो मेरे भाई को पकड़ लिया। निर्भया के सामने इन सबको ले गए थे क्या? उसे तो नाम बताएं बस। कोर्ट हमारी नहीं सुनता। पापा ने सारे कागज़ लगाए नाबालिग के, लेकिन कोर्ट ने देखा भी नहीं। देखो तो एक बार, उसको तो नाबालिग साबित कर दिया, उसके कागज़ देख लिए, लेकिन इसके कागज़ नहीं देखे जा रहे। हम सब झूठे हैं और सत्य से वही हैं। वो लोग ही सत्य बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। निर्भया के साथ जो हुआ उसका हमें दुख है यार। इतनी सारी बातें करी, कहीं से भी मैच नहीं कर रही है। वो मुझसे छोटा है। उस दिन 2012 में मेरी शादी हुई थी, नवंबर में मेरी विदाई हुई, उसके बाद ही ये कांड हो गया। मेरा भाई नाबालिग है, वो दुकान पे काम कर रहा था उस दिन तो अपने पापा के साथ छोटी रैली भी लगाई थी लेडी। वो वहाँ पे कैसे पहुँच गया ये पता ही नहीं चला। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ। फिर पापा कहते हैं कि वो पार्क में संगीत कार्यक्रम को सुनने गया, बेटी कहती है वो काम कर रहा था। कौन सही बोल रहा था, है ना? इसके बाद अपन उन्हीं डेटों को दोबारा दोहराते हैं। पहले अपन ये तो देखें कि इनमें धारा कितनी लगी थी और कौन कौन सी धाराएं लगी थी, किससे क्या होता है। उसके बाद अपन वो देखेंगे किस डेट पे क्या हुआ था। सेक्शन IPC 302 मर्डर, IPC की धारा 365 गलत इरादे से किसी को बंधक बनाना और फिर उसको किडनैप कर लेना। सेक्शन 395 डकैती, सेक्शन 396 डकैती के साथ हत्या, सेक्शन 412 412 डकैती द्वारा चुराए गए संपत्ति को अपने पास रखना,
सेक्शन 307 307 हत्या का प्रयास करना। सेक्शन 376 सब्ट्रैक्शन 2 से सामूहिक बलात्कार। सेक्शन 366 अपहरण करना या दबाव डालना। सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस मतलब जो भी पुरुष महिला या जीव जंतु प्रकृति के विरुद्ध सशंतापूर्वक संभोग करता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, दे सकते हैं, या 10 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा, और साथ में आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। सेक्शन 397 सेक्शन 201 अपराध के सबूत को मिटाना। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन जब एक आपराधिक कृत्य सभी लोगों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि अपराध उसने अकेले ने किया हो। ये तो इनके में धारा लगी हुई थी, फॉल मिल गया। अब किस डेट पे क्या हुआ था वो देखे जरा। 16 दिसंबर 2012 ये वही दिन है जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई थी। निर्भया की वो लास्ट बस यात्रा थी जिसने वो सब सहा जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना गंदा हो सकता है मैं तो बात ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता उस चीज़ के बारे में, और जब सोचता हूँ तो आंखें भर आती हैं। निर्भया ने कितना सहा होगा। 16 तारीख को रात में समथिंग 9 बजे 9-10 बजे तक समथिंग 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा अपने दोस्त के साथ एक बस में बैठी है। उस बस में 6 लोग थे। 6 लोगों ने उसके साथी के साथ मारपीट की जो उसके साथ फ्रेंड था, और उस छात्रा के साथ गैंगरेप किया और सारी हदें पार कर दी थी। कोई ऐसी हद नहीं थी जो ना पार की हो। जिस डॉक्टर ने पहली बार उसको देखा था तो उसने कहा था कि ये मेरे जीवन का पहला केस है जो इतना अमानवीय है। वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिजिकल बॉडी जो अपर बॉडी है उसको तो डैमेज किया, इनर बॉडी को भी डैमेज कर दिया। किसको काटे, किसको जोड़े, किसको व्यवस्थित करे, यही समझ में नहीं आता। फिलहाल हम कोशिश कर ही रहे हैं। जब उनका काम ख़त्म हो गया तो बस को किनारे में ले जाके सड़क के किनारे फेंक दिया। बस के ड्राइवर ने सोचा कि इनको कुचल दूं, लेकिन निर्भया का दोस्त थोड़ा सा होश में था। उसने निर्भया को खींच लिया तो बस उनके ऊपर नहीं चढ़ पाई। 17 दिसंबर 2012 मुख्य आरोपी और बस का ड्राइवर राम सिंह को पकड़ लिया गया। उसके कुछ दिन बाद ही उसका भाई मुकेश सिंह, जिम ट्रेनर विनय शर्मा, फल बेचने वाला पवन गुप्ता और बस का क्लीनर अक्षय सिंह और साथ में वो छठवा नाबालिग उसको भी पकड़ लिया गया। 29 दिसंबर को प्रीता निर्भया की मौत हो गई थी। उसके शव को लौटा के दिल्ली लाया गया। 29 दिसंबर को सिंगापुर के हॉस्पिटल में निर्भया की मौत हो गई थी तो उसके शव को दिल्ली लौटाया गया। 11 मार्च 2013 मुजरिम राम सिंह की तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की गई है, लेकिन राम सिंह के वकील और उनके परिजनों का कहना है कि मौत हुई है, मर्डर किया गया है। 31 अगस्त 2013 को जुबराई जस्टिस कोर्ट ने उस नाबालिग को दोषी माना और उसको 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। सभी मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक फांसी टाल दी गई है। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की सज़ा बरकरार रखी। 6 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने एक मुलजिम की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी, लेकिन साथ में उन्होंने आग्रह किया कि इस याचिका को नामंजूर करने की सिफारिश जमा की। 12 दिसंबर 2019 में तिहाड़ जेल के प्रशासन ने यूपी जेल के प्रशासन को जल्लाद मुहैया कराने की अनुरोध किया। 13 दिसंबर 2019 को निर्भया की मां ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की कि फांसी की सज़ा निर्धारित हो, फांसी की तिथि या दिन निर्धारित हो,
जिसमें चारों दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर हुए। और फाइनली वो दिन आ गया 20 मार्च, जिसका पूरे देश को इंतजार था। मतलब उसी दिन श्रद्धांजलि मिली थी निर्भया को। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनके पास ये न्यूज़ नहीं है उन सबके पास फॉरवर्ड करें। टेक वर्ल्ड को आपके प्यार, आपके स्नेह की बहुत ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ, हम सब ये चाहते हैं टेक वर्ल्ड बुलंदियों को छुए। हम सब की कोशिश यही है कि टेक वर्ल्ड बहुत आगे जाए।